महाराज के गढ़ का रण। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव प्रदेश की सियासत में सरकार का फैसला करे। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद इन 22 सीटों पर कैंडिडेट वही हैं जो पहले थे। फर्क सिर्फ पार्टी का है। पहले कांग्रेस की टिकट से लड़े और जीते, अब वही कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल से चुनावी मैदान में होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर सिंधिया का अच्छा खासा दबदबा है। ये वही क्षेत्र है जहां से पहले कांग्रेस लंबी बढ़त के साथ सत्ता में काबिज हुई थी। अब सिंधिया बीजेपी में है और इन 16 सीटों पर बीजेपी सिंधिया के दम पर दम्भ भी भर रही है। तो वही कांग्रेस दल बदल पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और चुनावी मैदान में जनता के बीच जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में सौंपती है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, महाराज के गढ़ पर रण। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रण। 27 विधानसभा सीटों पर महाभारत। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी मजबूत, तो कांग्रेस की नजर भी सिंधिया के गढ़ पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बीजेपी मजबूती से खड़ी है। ये वही सीटें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई है और बीजेपी सत्ता में काबिज हुई। सिंधिया के 22 समर्थकों की वजह से प्रदेश में सियासी सत्ता परिवर्तन हुआ और अब 22 सीटों के साथ 3 विधायकों के इस्तीफे और 2 के निधन के बाद प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रदेश में सत्ता की राह इन्हीं सीटों के नतीजे तय करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी मेगा शो करके अपनी सदस्यता बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और कांग्रेस जीते भी क्यों? मेरे बहन और भाई विष्णु दत्त जी से कह रहे थे, कोई कमलनाथ तो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी हारी। अरे 2-4 सीटें अगर कम रही थी तो इसी अंचल के कारण उनको देख के कोई ने वोट नहीं दिए। वोट इधर देख के मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे गए। बीजेपी के इस मेगा शो का कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। नौबत यहां तक आ गई कि बीजेपी के शो में काले कपड़े पहनने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो वहीं विरोध करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर कानून व्यवस्था, कोरोना काल में विफलता और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर उसे घेर रही है, तो वहीं उपचुनाव में शिवराज सरकार के सत्ता से जाने की बात भी वो कह रही है। देखिए, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी संगठन को लेकर पहले से अलर्ट है और आज 27 को ही नहीं, विगत 3 महीने से ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर मॉनिटरिंग आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और पूरी तरीके से चुनाव मैदान में आने के लिए हमारा संगठन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयार है और उन्हीं की रिव्यू मीटिंग हमेशा माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता और खास करके जनता अभी भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। बीजेपी सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर काफी मजबूती का
दम भर रही है, तो वहीं सिंधिया के साथ ही उनके समर्थकों के भी बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। पर जनता में इस तरह से पार्टी बदलने का क्या असर हुआ है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर 27 सीटें प्रदेश की सियासत का फैसला करेंगी। यही कारण है दोनों ही दल इन सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। महाराज के गढ़ पर रण। निश्चित तौर पर जो सियासी बिसात है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। और यही कारण है, इसी रणनीति के तहत जिस तरह से आज बीजेपी ने उस क्षेत्र में हल्ला बोला, उस क्षेत्र में अपनी दावेदारी दिखाई, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, और एक बड़ा चेहरा जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, आज बीजेपी का वो चेहरा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसीलिए कह रहे हैं कि महाराज के गढ़ पर रण। रण कैसा होगा, किस तरह की तस्वीर होगी, किस तरह का चित्र अभी से उभरने लगा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम बात मुद्दे की में। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। बहुत स्वागत करते हैं शंकर लाल जी आपका। हमारे साथ में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत सुखेंद्र जी आपका। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब। चेतन जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आऊँगा शंकर लाल जी के पास में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, राजनीति को बहुत ज़मीनी स्तर से जानते और समझते हैं। शंकर लाल जी क्या कहेंगे, जिस तरह से 27 सीटों पर चुनाव होना है और महाराज के गढ़ पर आज जिस तरह से सदस्यता अभियान के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों को यहाँ से एक पुख्ता प्लेटफॉर्म देने की तैयारी की गई, कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी बीजेपी की तरफ से जब से आपकी सरकार बनी है मार्च से लेकर अब तक, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, वोटरों के जो मत था उसका अपमान किया है। कैसे जनता के बीच में क्या कह के जाएंगे बीजेपी के वो तमाम सारे कैंडिडेट? देखिए, चुनाव के नगाड़े प्राय बज चुके हैं। चुनाव की गाइडलाइन आने के बाद ये तय है, और आप ही लोग डेट भी कहीं ना कहीं इधर उधर से बता देते हो, सितंबर के आखिरी में ऐसे बात कर रहे हैं। पर जो बिंदु आपने उठाए हैं उन बिंदुओं की दृष्टि से आज का कार्यक्रम ग्वालियर का जो था सदस्यता अभियान का, मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आयोजक बंधुओं ने और सबने जितना सोचा था उससे भी कई कदम आगे जाके वो कार्यक्रम सफल ही नहीं हुआ है। सदस्यता अभियान और राजनीतिक कार्यक्रमों की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश का और अभी पिछले 2-4 वर्षों का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, और वहां का उत्साह, जो लोग शामिल होने आए थे, कई बार ऐसा लगता है कि एक नेता के पीछे 15-25 लोगों की भीड़ आ रही है, 10-20 लोगों को अपने साथ, सब के सब मैन टू मैन जितना उत्साहित थे और जितना उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के, मैं सोचता हूँ उनके चेहरे की मुस्कान, उनका तेज, और फिर मंच में माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, शिवराज सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, और जिन कई नेताओं का अपन बार बार नाम लेते हैं कि नाराज है, ये है वो सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंच में उन सारे सिगुफे और सारी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए, और मैं सोचता हूँ एकता का भी जो
कोई जरूरत नहीं थी हमारे यहाँ कोई एकता के प्रदर्शन की, पर जो स्वरूप दिखा है और जो सब में एक जैसा उत्साह था वो अद्भुत है। रही बात चुनाव की, चुनाव जो दृष्टि से थी, आज अपन निरंतर बैठ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का व्यक्तिगत कुछ था नहीं, कांग्रेस पार्टी दफ्तर का, वहां महल के माध्यम से पार्टी पिछले 25-30 वर्षों से माधवराव जी के सामने से लेकर के अभी तक चलती रही। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, राजमाता साहब के पुण्य आशीर्वाद के दम पर और कई बड़े नेता हमारे यहाँ जिन्होंने अपने जीवन खपा दिए, उनके दम पर ग्वालियर संभाग में काम खड़ी करी है और वो महल के बराबरी से खड़ी होती रही, जीतती हारती रही। पर आज जब महल कांग्रेस में है ही नहीं, कांग्रेस के मित्री वरिष्ठ नेता ही कहते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों तक यदि मंडल की भी कार्यकारिणी बननी है, नगर पालिका का भी चुनाव होना है, तो सिर्फ ज्योतिरादित्य जी जो कहते थे वो होता था। वहां न पार्टी का दफ्तर से कोई लेना देना था, न पार्टी का। चलिए शंकरलाल जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, जवाब ले लेता हूं। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमारे साथ में है, पूर्व विधायक कांग्रेस के अनुभवी और वरिष्ठ नेता। दोबारा आऊंगा शंकरलाल जी आपके पास में। सुखेंद्र सिंह जी के पास में आता हूं। सुखेंद्र सिंह जी, जिस तरह से मुद्दा आज का हमारा है कि महाराज के गढ़ पर रण, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अगर कांग्रेस की किसी क्षेत्र में है तो अब वो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें जो उपचुनाव की हैं वो इसी क्षेत्र से आती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा चेहरा जिसकी एक ब्रांड वैल्यू है ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आपके पास नहीं है। कैसे इस गढ़ को आप संभालेंगे? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं। इसके बाद 27 सीटों का चुनाव होना है। निश्चित रूप से महाभारत की तरह यह चुनाव होगा और मैं समझता हूं कि जब ये रिजल्ट आएगा तब इसका सही सलूशन, चाहे आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर लाल तिवारी जी कुछ कहें, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, या मैं कुछ बोलूं, ये तो तय होगा रिजल्ट पर मेरा ये कहना है कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहीं थी, महल में थी, लेकिन आज जब सिंधिया जी वहां गए तो क्या कांग्रेस दिखाई नहीं दी? क्या उनका पहुंचना मुश्किल पड़ गया? ये पुलिस वाले किस लिए लगे थे? सिंधिया जी के सुरक्षा के लिए लगे थे। अगर वहां कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं था तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर पुलिस लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिस दिन से सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा है, मैं समझता हूं पूरे दमदारी के साथ वहां कांग्रेस पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अब आने वाला जो चुनाव 28 सीटों का होगा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और 28 सीटों का चुनाव जीतेगा। 27 सीटों पर चुनाव, वहां जो भी होगा अच्छा रिजल्ट आएगा और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब ये कह देना कि महल में कांग्रेस थी, सिर्फ वही कांग्रेस थी, ऐसा नहीं है। सिंधिया जी के अलावा भी वहां जितने विधायक होते, ज्यादातर विधायक उनके खिलाफ भी जीतते थे। ये बात अलग है कि जब वो कांग्रेस में रहे तो उनके मर्जी से उनको सम्मान दिया जाता था, उनके मर्जी से लोकसभा की टिकट दी जाती थी, उनके मर्जी से विधानसभा की टिकट दी जाती थी। लेकिन ऐसा ये नहीं था कि सिर्फ सिंधिया जी से कांग्रेस शुरू होती थी और सिंधिया जी तक ही कांग्रेस रहती थी। इस बात बिल्कुल सुखेंद्र जी जो बात आप कह रहे हैं हम उसको मान लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा है उस क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद, जिसको लेकर आप कहें कि ये ब्रांड वैल्यू उस नेता की वहां पर है? कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको लेकर आप उस क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, ऐसा है पूरे प्रदेश में भी हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई 15 महीने जो काम शिवराज सिंह चौहान ने 15 सालों में नहीं किया, वह काम कमलनाथ जी ने 15 महीनों में किया है। चाहे बिजली बिल की बात हो, आज हाहाकार मच गया है बिजली बिल के मुद्दे पर, वृद्धा और निराश्रित पेंशन की बात हो, किसानों के कर्ज माफी की बात हो, जो काम 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया वह काम कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ का चेहरा है, वहां पर अजय सिंह राहुल का चेहरा है, कुंवर अर्जुन सिंह का उस क्षेत्र में प्रभाव रहा, वहां पर दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव है। अब फिर
जो पार्टी से जो भी जिम्मेदार प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसका खुद का चेहरा होगा। ऐसा नहीं है वहां विधायक चुनाव जीते थे। अगर सिंधिया जी का इतना बड़ा प्रभाव था तो लोकसभा का चुनाव क्यों हारे थे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और वहां विधायक चंबल से सीटें आई और सरकार बनी। बिल्कुल दोबारा आता हूं आपके पास में। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, किस तरह का रण आप देख पा रहे हैं आज, जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर, या इसके अलावा वो तमाम सारे नेता जिन्होंने उपचुनाव का बिगुल यहाँ से बजा दिया है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस रण में? ग्वालियर की सबसे ज्यादा सीटें हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और ये 27 सीटें जो हैं ये कांग्रेस और बीजेपी का भविष्य तय करेंगी कि सत्ता में कौन रहे। जहाँ तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात है तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि अभी तक वहाँ पर एक दिया था। आज की तारीख में कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो इन चेहरों का मुकाबला कर सके जो बीजेपी के पास है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रभात शाह हो, कैलाश विजयवर्गीय, इनके पास कई चेहरे। कांग्रेस के पास तारीख में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दो चेहरे प्रमुख रूप से सामने है राजनीति में। लेकिन इसके अलावा कोई जो दूसरे शत्रप है वो उतने प्रभावशाली नहीं है। ये बात भी तय, मान लीजिए आपके जिस तरह से आक्रामक रूप से बीजेपी वहां पर अपना कैंपेन कर रही है, क्योंकि 16 सीटें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उसी ग्वालियर चंबल संभाग की है। तो आज जिस तरह से उन्होंने चुनाव का बिगुल फूका और सारे लोग एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं, जिनके बारे में प्रभात झा के बारे में कहा जा रहा था तो उनको इस बात नाखुशी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में क्यों लिया गया, वो भी आज मंच पे थे। तो क्या है कि बीजेपी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर अगर आपके मन में कोई बात की है तो आप उसको सार्वजनिक तौर पे बाहर नहीं ला सकते। आपको जो कुछ भी कहना संगठन में कहना है, और उस तरह की नाराजगी अगर आपकी है भी तो वो दूर कर दी जाती, क्योंकि अनुशासन का डंडा बड़ा महत्वपूर्ण होता है बीजेपी में। कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है। और कांग्रेस में जिन मुद्दों को वास्तव में उछाला जाना चाहिए, जैसे बिजली के बिल वाली बात कही आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजली के बिलों की जो माफी हुई थी और आम आदमी को उससे फायदा हुआ था, बड़े बड़े मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हुआ था, वो फायदा खत्म हो चुका है। इस मुद्दे को दूसरा जो अभी आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने वो कन्या योजना को वापस कर दिया जिसमें 51,000 रुपए दिए जाने थे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लाकर उनको स्प्रेड आउट किया जा सकता है कि कमलनाथ सरकार ने ये किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो संख्या बल आज की तारीख में कांग्रेस के पास है, 59 के आसपास उनके पास संख्या बल है, अगर वो पूरी 27 सीटें भी जीतते हैं तो वो 116, 117 के आसपास पहुंच पाएंगे। और 116, 117 में मैं नहीं समझता कि सरकार बहुत स्थिर रह पाएगी, जबकि बीजेपी को अगर 15-20 सीटें भी मिल जाती हैं तो वो एक स्थायी सरकार की श्रेणी में आ सकती है। तो अब बीजेपी के सामने कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और आज देखिए कि आप जो बहुत से करीब बता रहे हैं लोग के 10,000 लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम लिया, जो सिंधिया जी के समर्थक माने जाते थे। तो सिंधिया जी का एक बड़ा चेहरा तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब उसका कांग्रेस किस तरह से प्रतिकार करती है और किन चेहरों को आगे लाती है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो 27 सीटें हैं ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और उन लोगों को जनता क्या सबक सिखाती, मुझे तो नहीं लगता कि जनता कभी इस तरह के दल बदल पे कोई बड़ा भारी रिएक्शन देती हो। उसको तो ये लगता है कि हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे काम होंगे। तो अधिकतर आप देखिए कि जो यहाँ होते हैं उसमें निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा होता है बनिस्बत विपक्षी दल के। चलिए, जो बात बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं, और जो बात आपने कही कि तमाम लोगों ने सिंधिया के सामने, वो तमाम कांग्रेसी जो पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस में रहे, अब क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को अपना भविष्य भी देखना है। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान वहाँ पर चलाया गया, और वो तमाम सारे जो सिंधिया समर्थक हैं अब एक झटके में बीजेपी के हो गए। शंकर लाल जी हमारे साथ में हैं।
शंकर लाल जी, इतने बड़े कुनबे को बीजेपी संभालेगी कैसे? लाइन लग गई है कांग्रेस के तमाम सारे, अब बीजेपी में आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी अब ये सब? नहीं, आप सबके आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से आज की तारीख में पूरे देश को बीजेपी संभाल रही है। मध्य प्रदेश को भी कुछ महीने छोड़ दीजिए अगर, उसके बाद आज आप सबकी कृपा से फिर बीजेपी संभाल रही है मध्य प्रदेश। आप सबका सहयोग रहा तो बीजेपी एक एक कार्यकर्ता का, जो भी बीजेपी में कार्यकर्ता है, चाहे वो स्थानीय स्तर का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे केंद्र का हो, एक एक कार्यकर्ता का गुणात्मक उपयोग पार्टी हमेशा से करती रही, वो करेगी, उसमें कोई बड़ी शंका और चिंता करने की बात नहीं है। अभी काम की बात आई कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किए हैं वो अद्भुत थे। अच्छी बात है, मेरे छोटे भाई हैं सुधीर सिंह जी, मैं उनको साफ कलाम कहता हूँ, पर आप देखोगे कि एक भी कैबिनेट जो भी हुई है 15 महीने में, ऐसी कोई कैबिनेट नहीं हुई जिसमें 1000-2000 करोड़ रुपए सिर्फ छिंदवाड़ा को में भेजे गए। जो भी कैबिनेट में एकदम आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि आप इसका रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, कुछ भी होना है छिंदवाड़ा में। और चेहरे की बात आई ज्योतिरादित्य जी के सामने, भाई साहब ने भी अभी, आदरणीय मेरे भट्ट जी को प्रणाम करता हूँ, उनने भी अभी कहा कि भाई कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र का जवाब था कि कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा के अलावा अगर ईमानदारी की बात अपन करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में, अटेर में, भिंड में, अम्बाह में, यहाँ इन तमाम एरियो में कभी किसी ने उनके दर्शन नहीं किए, न मुख्यमंत्री बनने के पहले किए और न मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जितने महीने वो रहे उतने महीने किए। अभी बिजली के बिल की बात आई, मैं आपको दूसरा डायरी का पन्ना भी दिखाना चाहता हूँ अदब के साथ, और वो ये है कि बिजली के बिल में कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, और पूंजी महंगाई रोकने के लिए नियम बनाया। कुछ जिलों में बिलों की जो बात आपने, आदरणीय मेरे भट्ट जी ने भी कही, ये हुआ भी है भट्ट जी, मैं उसके ना इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ, पर हम लोगों ने, माननीय भट्ट जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे एंकर भैया भी बैठे हैं, हम लोगों ने 25-25 हजार, 30-30 हजार, 80-80 हजार रुपए की बिलों की होली झुग्गी झोपड़ी वालों की प्रदर्शन निकाल करके जिलों में जलाई है। ये ठीक है कि उनने प्रयास किया, पर उनका प्रयास बिना बजट का, लेकिन शंकर लाल जी, सवाल तो यहाँ पर ये वाजिब है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो निश्चित तौर पर जो बिजली के बिल आते थे वो बहुत कम आते थे, लेकिन जैसे ही निज़ाम मध्य प्रदेश में बदला और बढ़े हुए बिल लोगों के पास पहुंचने नहीं लगे। आपको नहीं लगता कि इस दिशा में जबकि लगातार सरकार ये कहती है कि बिजली के बिल कम किए हैं, बिजली की आपूर्ति ठीक है, लगातार है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल आपकी सरकार पर है? देखिए, अभी बिजली के बिलों में ये कोरोना काल में जो परिस्थितियां थी, न तमाम जगह रीडिंग ठीक से हो पाई, और भी अन्य कारण थे, कर्मचारियों की उपस्थित, मैंने ये तमाम बातें, पर उसके बावजूद जहां भी बड़े बिल आए हैं, आप पता लगा ले भाई साहब, कहीं अपन जाने वाले नहीं, हर जिले में विशेष प्रकोष्ठ बना करके एक एक विद्युत केंद्र में इस बात की आह्वान किया गया है कि जिनके बिजली के बिल गलत है आगे सुधार ले। और आपके ही चैनल ने बताया कि शिवराज सिंह जी ने बिजली के बिलों में छूट देने की बात कही है, जिसका 400 तक का बिल है उसको 100 रुपए, जिसका 100 रुपए का है 50 रुपए, और जिसका 400 से अधिक का है उसका आधा बिल माफ करने की बात शिवराज सिंह आज से महीना भर पहले कही। ये जो बकाया राशि है और जिसके कारण विद्युत कंपनी को भी भारी घाटे में जाना पड़ा है, ये कमलनाथ जी की उसी असोच का निर्णय कि बजट की कोई व्यवस्था नहीं, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का कोई बजटीय प्रावधान नहीं, खजाने में पैसा नहीं, और हम देंगे किसी तरह 51,000 देंगे। मैं कहता हूं अपने मित्र से कि कितनी शादियां हुई भैया 15 महीने में, तो कन्यादान योजना ही नहीं चली, और अगर कहीं इक्का दुक्का जगह कुछ हुई है, जब मीडिया में आलोचना होने लगी, तो उनके पैसे अभी तक नहीं मिले उन बेटियों को।
और इसी को चलिए देखिए। चलिए चलिए सुखेंद्र जी के पास में आता हूँ। शंकरलाल जी, सुखेंद्र जी के पास में आता हूँ। सुखेंद्र जी, अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो लगातार जी बोलिए बोलिए। एक सेकंड आपने कहा है पन्ना जी ने मेरे कि गुना में ज्योतिरादित्य क्यों हार गए। मैं पूछ रहा हूँ अमेठी में राहुल क्यों हार गए। मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी में, राहुल सिंह क्यों हार गए। चलिए हम ग्वालियर पे ही रहते हैं, ग्वालियर चंबल पर रहते हैं। शंकरलाल जी ग्वालियर चंबल पर ही रहते हैं। सुखेंद्र सिंह जी आपके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दावे होते हैं कैंडिडेट खड़े करने की कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस को कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे, जमानतें नहीं। मैं सुखेंद्र सिंह बन्ना के पास में आऊंगा। सुखेंद्र जी, जिस तरह से दावे कांग्रेस के तरफ से हैं कि 25 सीटें, 26 सीटें, 27 सीटें, यानी कि बड़ी संख्या में सीट कांग्रेस जीत कर आएगी, और चैतन्य भट्ट साहब जिस तरह से कह रहे थे कि चुनौती बड़ी है, आप सारी सीटें भी जीत लेंगे तो शायद उस अंक तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। मान भी लेते हैं जो दावे आप कर रहे हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे कांग्रेस की तरफ से मुद्दे हैं, या फिर कांग्रेस की किस तरह से एक नई तैयारी है जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं, जनता जो वोट करेगी वो कांग्रेस के कैंडिडेट को ही करेगी। इस आत्मविश्वास के पीछे का कारण, वजह, तैयारी क्या है? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से पूरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर विधायकों को खरीदा और विधायकों के ऊपर गद्दारी के आरोप लगे। आवाज आपने देखा कि जब सिंधिया जी आज अपने क्षेत्र पे गए, उनको निकलना मुश्किल हो गया है। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा तो गद्दारी का आरोप है, और जनता समझ चुकी है कि हमारा वोट इन्होंने बेचा है और हमारे वोट के नाम पर इनने पैसे कमाया, इसलिए वही प्रत्याशी रहेंगे। तो पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि वहां की जनता, उन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको, खासकर सिंधिया जी को, उनको भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो आज एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ और जनता निकल करके सामने भी आई, और वो हर प्रत्याशी, जितने भी विधायक चाहे मंत्री ही क्यों न हो, अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनका पुरजोर विरोध हो रहा है वहां पर। और यह एक अच्छी खासी सरकार जो कमलनाथ जी की चल रही थी और एक बेहतर जनहितैषी कार्य कर रही थी, और उसका गला घोटने का काम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने और सिंधिया जी ने मिलकर के काम किया है, इससे जनता उनको माफ नहीं करेगी। यही शिवराज सिंह चौहान जी जब चंबल और संभाग में भाषण देते थे तो ये कहते थे कि यह आजादी के समय यह सिंधिया परिवार गद्दार है। आज किस मुंह से शिवराज सिंह चौहान ये कहेंगे कि सिंधिया जी बड़े अच्छे नेता हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका भी जवाब शिवराज सिंह को भी देना पड़ेगा और इसका जवाब सिंधिया जी को भी देना पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता। और बहुत सारे मतदाता, जैसा कि भी हमारे आदरणीय नेता शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि वहां पे बड़ी मात्रा में सदस्यता हुई। मेरा ये कहना है कि जब सिंधिया जी की सारा सिस्टम था, तो फिर नई सदस्यता ये कहां से लोग आए? अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और सिंधिया जी के लोग थे, कांग्रेस वाले सब सिंधिया जी के थे और भारतीय जनता पार्टी वाले। तो सदस्यता आज किसकी हुई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये रिन्यूअल सदस्यता हुई है, इसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि सिंधिया जो असली कांग्रेसी था आज भी कांग्रेस में है और अपने आप को फ्री महसूस कर रहा है और पूरे ताकत से कार्यकर्ता लड़ेगा। आदरणीय हमारे भाजपा के नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहरा रही, सबको सम्मान दे रही। अरे भाई, आप राजस्थान लूटना चाहते थे, क्या हालत हुई? लग रहा था आपकी पार्टी टूट जाएगी। आप जो है कर्नाटका में ही स्थिति पैदा किए, गोवा, हर जगह खरीद करके अपनी सरकार बना रहे हो। अब जनादेश आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ पैसे पर, धन बल पर आप जीतना चाहते हैं। पूरे दावे के साथ मैं कहने के लिए तैयार हूं कि पूरा जनादेश कांग्रेस के साथ है और जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल कांग्रेस को पुनः सुखेंद्र सिंह बन्ना साहब जो कह रहे हैं। चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। चेतन जी, दो सवाल आपसे हैं हमारे आपको लेकर। पहला सवाल, जिस तरह से कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है ये मुद्दे, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस बार बार ये कहती है
कि जनता जवाब देगी, जनता इस बात का जवाब देगी कि उन्होंने हमारा वोट बेचा, जनता के वोट का अपमान किया, 5 साल के लिए हमने चुना था, छल पूर्वक बीजेपी ने सरकार गिरा दी। क्या लगता है इन चीज़ों का इस चुनाव में आप फर्क देखेंगे? क्या जनता वाकई इसका इस तरह से जवाब देगी? क्या मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राजनीतिज्ञों का चरित्र जानती है कि ये कब कहाँ चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए कि शिवसेना के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, जो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन सत्ता के लिए तो ये राजनीतिक दल इस तरह की गुणा भाग करते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को जरूर जो बहुत ज्यादा इस तरह की बातें सोचते होंगे उनको फर्क पड़ता होगा, लेकिन आम मतदाता जो होता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता कहाँ चला गया, कौन सा व्यक्ति ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत से लोग कांग्रेस के, बीजेपी के जो कांग्रेस में भी आए थे जब कमलनाथ जी ने 2 लोगों को एक विधेयक के दौरान अपने पक्ष में कर लिया था। तो ये सारी चीजें तो राजनीति में बहुत आम है और इससे कोई बहुत ज्यादा। चलिए, बिल्कुल सही बात है जो आप बात कर रहे हैं चेतन जी, बिल्कुल सही, यही बात है जो आप बात कर रहे हैं कि इससे जनता को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा सवाल जो आपसे हमारा है, अहम सवाल ये है कि जब हमने शंकर लाल जी तिवारी से पूछा कि जो तमाम सारे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, अब बीजेपी में हम ग्वालियर चंबल की ही बात कर रहे हैं, उसी की बात कर लेते हैं, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में लगातार बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, पूरी राजनीति, पूरा करियर उन्होंने बीजेपी के झंडे तले यहाँ पर लगा दिया। जब बल्क में बड़ी संख्या में ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के आएंगे, क्या लगता है जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये एक बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही चेतन जी, आपसे ही हमारा सवाल है कि ये तमाम सारे बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के बीजेपी में आ गए, अब बीजेपी में जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, क्या लगता है बीजेपी के लिए चुनौती होगी? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। नहीं, ये देखिए, ये बात तो सही है कि बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं तो असंतोष है कि जो लोग बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे थे, दरी पट्टा उठा रहे थे, कर रहे थे, उनको अलग करके अगर बाहर से आए हुए आयातित लोगों को आपने मंत्री पद दे दिया बिना विधायक बनाए हुए और उनको टिकट दे रही, तो ये बात तो सही है। और हमारे देखिए महाकौशल के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय विष्णु, उन्होंने कई ट्वीट भी किए इस संबंध में, और भी जो दूसरे नेता हैं चाहे रघुनंदन शर्मा जी, धीरज पटेरिया जी, उन्होंने तो एक शुभ चिंतक दल भी बना लिया है जो ये कह रहा है कि हम पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और इसे हम विद्रोह न माना जाए, हम शुभ चिंतक हैं। लेकिन इस तरह का शुभ चिंतक कैसे होगा जब पार्टी ने उनको किनारे कर दिया है? तो पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष है। ये बात जरूर है कि चूंकि अनुशासित पार्टी मानी जाती है बीजेपी, इसलिए बहुत ज्यादा खुल के वो सामने नहीं आ पाते, लेकिन जो इतनी संख्या में लोग आते जा रहे हैं उनको आप कैसे एडजस्ट करोगे? आज जो कांग्रेस में महामंत्री था या अध्यक्ष था, उसको फिर से अध्यक्ष कैसे बना देगी बीजेपी नगर का या जिला का? तो ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये उनके लिए निश्चित तौर पे फायदेमंद हो सकती है कि जो जय जयकार करने के लिए आते हैं या भीड़ इकट्ठी करने आते हैं, लेकिन उन सबको एडजस्ट करना और अपने लोगों को संतुष्ट करना, ये बीजेपी के लिए सामने बड़ी भारी चुनौती है। और मुझे लगता है कि इस संबंध में बीजेपी कोई बहुत ज्यादा प्रयास कर नहीं रही, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब हमारे पास इतना बड़ा दल है, इतना बड़ा घर है हमारा, कि अगर 2-4 सदस्य चले भी जाते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बरसों से काम कर रहे थे बीजेपी के लिए और जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है, उनको इस तरह से उपेक्षित करके आप अपने बेटे को उपेक्षित करके गोद दिए हुए बेटे को अगर सारी सुविधाएं दे देंगे तो निश्चित तौर पे आपका अपना सगा बेटा है वो कहीं ना कहीं नाराज तो होगा। चलिए, शंकर लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, संक्षेप में शंकर लाल जी कहिए आप। आदरणीय भट्ट जी ने जो बात कही है वो थोड़ी सी तात्कालिक घटनाओं की नेचुरल प्रक्रिया है, वो होती है। और आज ग्वालियर का जो मंच आपने देखा, उदाहरण स्वरूप आज प्रथम एक कार्यक्रम था बड़ा, जो मंच आपने देखा, उस मंच में आदरणीय भट्ट जी उससे अनुभवी है और वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी आंखें चारों तरफ है। पर आप स्वयं कह रहे हैं आदरणीय भट्ट जी की ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है।
थोड़ी बहुत मानवीय स्वभाव है, हल्की तात्कालिक प्रक्रिया हो, पर चुनाव के नगाड़े बनने के बाद आपका जीवन भर का अनुभव है। आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि हल्का फुल्का कोई नाराज है किसी कारण से, तो वो भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं जाता, वो पार्टी नहीं छोड़ता, वो पार्टी के वोट के लिए, पार्टी के निशान के लिए काम करता है, और पार्टी भी उसका आगे पीछे निश्चित रूप से उपयोग करती है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को काम। चलिए शंकर लाल जी, अब वक्त की कमी है और चूंकि अब जो बात आप कह रहे हैं, हालांकि वो तमाम सारे नेता जिनका जिक्र भट्ट साहब भी कर रहे हैं कि अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं कैसे पार पाती है, कांग्रेस कैसे एक बेहतर विपक्ष की तरह, एक बेहतर पार्टी की तरह परफॉर्मेंस करती है इस चुनाव में, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीति है, जो सियासत है मध्य प्रदेश में लगातार चरम पर है। और आज हमारी इस चर्चा में शंकर लाल तिवारी साहब, सुखेंद्र सिंह बन्ना साहब और चेतन भट्ट साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो 27 का रण अभी है, उसकी बिसात दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसने बछाना शुरू कर दी है। आज जिस तरह से ग्वालियर में शंखनाद किया बीजेपी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम सारे नेता, और 3 दिनों तक सदस्यता अभियान वहां पर चलना है, आज ग्वालियर, मुरैना और भिंड। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत इस चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं है। और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर में शायद उपचुनाव हो सकते हैं, तारीखों का अभी हम इंतज़ार करना होगा। लेकिन सियासत से जुड़ी हर खबर हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।